रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध में फाइटर प्लेन और धमाकों की आवाज से जिंदगी का डर और घर की याद सता रही थी। एक समय ऐसा भी आया कि कमरे में रखा सब खाने का सामान खत्म होने लगा था, लेकिन यह हमारा भाग्य अच्छा रहा कि मेरे साथ रहने वाली दो अन्य विशाखापट्टनम और राजस्थान की छात्रा किर्गोग्राद से तिरंगे लगे झंडे की बस में 26 घंटे में हंगरी पहुंची। 26 घंटे की इस यात्रा के दौरान डर और दहशत के साए में पूरा सफर गुजरा, जहां से इंडियन एम्बेसी के निर्देशानुसार सिटी जोहानी में पूरी कार्यवाही के बाद वुडापेस्ट पहुंची और यहां से अगले ही दिन ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्लाइट से दिल्ली पहुंची। यह कहना है यूक्रेन से लौटी एमबीबीएस की छात्रा मुस्कान गौतम का। परिजनों के बीच पहुंची मुस्कान के चेहरे पर भले ही आज खुशी नजर आ रही हो, लेकिन वह तही जिंदगी 25 की यूक्रेन टाइम अनुसार सुबह से प्रारंभ हुए यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में फाइटर प्लेन और धमाकों के बीच बिताए गए उन 3 दिनों की याद को नहीं भुला सकती। भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित यूक्रेन से लौटी बेटी को अपने बीच पाकर मां और छोटी बहन भी खुश है। काफी दिनों बाद उनके चेहरे पर वह वास्तविक खुशी देखी गई जो बेटी के इंतजार में कहीं गुम हो गई थी। यूक्रेन के डोनेस्टक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस 5th ईयर की छात्रा मुस्कान गौतम ने बताया कि वह 25 फरवरी को इंडिया लौटने वाली थी, जिसके लिए वह कोरोना टेस्ट कराने गई थी। लेकिन इसी बीच 25 फरवरी को यूक्रेन और रूस के बीच प्रारंभ हुए युद्ध में यूक्रेन के समय अनुसार कीव में सुबह अटैक हो गया, जिसके बाद कुछ समझ नहीं आया। लगातार सायरन, धमाके और फाइटर प्लेन की आवाज के बीच युद्ध के हालात से घबराहट होने लगी, जिसके बाद उन्हें बंकर में रखा गया, जहां से वह 28 को अपने कुछ साथियों के साथ बस से हंगरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए। इस दौरान उनके बस के सामने तिरंगा लगा होने से उन्हें रास्ते में किसी ने नहीं रोका। किस्मत की बात ये रही कि हमारे बस चालक के पास यूरोपियन यूनियन का कार्ड होने से हम सीधे हंगरी बॉर्डर तक पहुंच गए। इन 3 दिनों की याद वह पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती हैं। वहाँ की सिचुएशन वाकई बहुत ख़राब है। मैं वहाँ से लगभग 28 तारीख को सुबह पे निकली हंगरी बॉर्डर के लिए। हंगरी बॉर्डर क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि रश नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉर्डर्स। फिर हम लोग लगभग 28 तारीख को मॉर्निंग में निकले और लगभग 26 घंटे का सफ़र तय करके हम लोग बॉर्डर्स पहुँचे। एंड देन फ्रॉम बॉर्डर्स हम लोगों ने बॉर्डर टू जुहानी ट्रेन से ट्रैवल हुआ हमारा आफ्टर इमिग्रेशन एंड ऑल। इमिग्रेशन के बाद फिर हमें इंडियन एम्बेसी ने के द्वारा बस प्रोवाइड करवाई गई थी। बस से फिर हम लोग वहाँ से बुडापेस्ट पहुँचे। बुडापेस्ट पहुँचने के बाद लगभग हम लोगों को एक होटल में रखा गया, हंगरी होटल में। एंड देन होटल के बाद लगभग 6-7 घंटे के बाद हमें हमारी फ़्लाइट का अनाउंस हुआ कि अब हम जा सकते हैं हमारे दिल्ली। एयरफोर्स की फ़्लाइट थी। फिर एयरफोर्स की फ़्लाइट के द्वारा हमें दिल्ली तक लाया गया। इस बीच कुछ खर्च हुआ? नहीं, हम बॉर्डर्स के बाद से हमें कोई खर्च नहीं मिला। सारा इंडियन एम्बेसी ने खुद के एक्सपेंडिचर पे किया। एक बात कही जा रही है कि बस में तिरंगा लगा था। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जब मैं एक्चुअली मिडिल में रहती हूँ, मिडिल से लेके बॉर्डर तक मुझे हम लोग के बस में हम लोग ने फ्लैग लगाया था। विदाउट फ्लैग हम नहीं जा सकते थे। यूक्रेन से सकुशल घर लौटी एमबीबीएस छात्रा मुस्कान की मां ममता गौतम ने बताया कि युद्ध के हालात के बीच बेटी मुस्कान खौफजदा रही, लेकिन हमेशा ही बातों पर वह हमारा हौसला बढ़ाती रही और यह कहती रही कि उसकी चिंता न करें, वह सुरक्षित है। जबकि वहां से आने के बाद उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी जब दी, तब पता चला कि युद्ध के हालातों में बेटी ने किस तरह से फंसे होने के बाद भी परिजन चिंतित और घबराए न, इसके लिए हमारा हौसला बढ़ाया। यूक्रेन में फंसी बालाघाट की 2 बेटियों मुस्कान गौतम और प्रगति ठाकरे के यूक्रेन से वापस लौटने की जानकारी मुस्कान के लिए सटीक रही। मुस्कान को जानकारी मिली थी कि हंगरी बॉर्डर में कम विद्यार्थी हैं, जहां से वह जल्द ही भारत लौट सकती है, जबकि प्रगति को जानकारी मिली थी कि रोमानिया में कम विद्यार्थी हैं। इस जानकारी के कारण प्रगति, जो मुस्कान के पहले रोमानिया के लिए निकली थी, वह मुस्कान से लेट घर पहुंची, जबकि मुस्कान पहले आ गईं। यूक्रेन से सुरक्षित घर लौटी मुस्कान का कहना है कि हजारों मेडिकल छात्र युद्ध के बीच अपने जीवन को सकुशल बचाकर लौटे हैं, जिसमें लगभग सभी छात्रों की पढ़ाई अधूरी है।
हालांकि अभी वह यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध खत्म होने के बाद पैदा होने वाले हालातों का इंतजार कर रही हैं। लेकिन सरकार यदि देश में मेडिकल की फीस को कम करे या फिर मेडिकल पढ़ाई में ज्यादा अवसर बढ़ाए तो देश के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई करने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं अपनी मेडिकल की पढ़ाई को बीच में छोड़कर पहुंचे हजारों मेडिकल छात्रों के भविष्य के लिए सरकार विचार करे और देश में ही उन्हें ऐसा माहौल उपलब्ध कराए कि वह यहां अपनी शेष पढ़ाई कर सकें तो देश के मेडिकल युवाओं का भविष्य संवर जाएगा, जिसके लिए सरकार को विचार करना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे कि शायद हम यहाँ पे आके उस पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके, शायद वो एग्ज़ाम्स ले एग्ज़ाम्स के बाद हम पढ़ाई कंटिन्यू कर सके, ऐसा कुछ हो जो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सके, क्योंकि हम वहाँ की गवर्नमेंट यूक्रेन की हालत कुछ ठीक नहीं है तो आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत से स्टूडेंट इंडिया छोड़कर बाहर पढ़ाई करने जाते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सीट्स कम है, 15 लाख पेरेंट्स हैं, 15,000 सीट्स हैं, तो सीट्स कम होने की वजह से उसमें भी रिजर्वेशन है, तो ये इम्पॉसिबल है। और प्राइवेट कॉलेजेस में ये 1 करोड़ से स्टार्ट होता है, तो इट इज़ रियली इम्पॉसिबल टू मेक इट हियर। सीटें बढ़नी भी चाहिए। सीट्स बढ़नी चाहिए, बिल्कुल सीट्स बढ़नी चाहिए ताकि बच्चे बाहर ना जाएं। 4 मार्च को पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाही की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में उनके समर्थकों के साथ ही राजनीतिक समाज सेवी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां सभी ने डाली दमाही के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इस जिले की अपूर्णीय क्षति बताया। वहीं घटित हुई घटना को लेकर दोषियों पर कार्यवाही की मांग पुलिस प्रशासन से की। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात इस बार पहली बार कालीपाठ मंदिर से निकाली गई। 28 फरवरी की शाम महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर महाकाल सेना, बब्बर सेना और शिव भक्त यहां जुटी थी। इस दौरान बब्बर सेना और विहिप प्रांत मंत्री के बीच कहासुनी होती है और इसी दिन रात लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच गोंगले के भोले बाबा मंदिर के सामने डाली दमाही को बाहर बुलाकर चाकू से जानलेवा हमला हुआ, जिसका आरोप विहिप अध्यक्ष संजू भाऊ अग्रवाल सहित अन्य साथियों पर लगा। गंभीर हालत में 1 मार्च को डाली दमाही को गोंदिया के निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां ऑपरेशन के बाद उनकी क्रिटिकल स्थिति पर नजर रखी जाती है, लेकिन 3 मार्च को उनके निधन की खबर मिलती है। इसी दिन पुलिस अमले में मुख्य आरोपी विहिप जिला अध्यक्ष संजू भाऊ अग्रवाल को हैदराबाद के तेलंगाना से गिरफ्तार करती है। बावजूद इसके समाज के प्रतिनिधियों की मांग है कि इस मामले में विहिप प्रांत मंत्री ललित पारधी को भी आरोपी बनाया जाए, जिसको लेकर पुलिस अब तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की बात कर रही है। वहीं उनकी अंतिम यात्रा में शामिल राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने एक स्वर से आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी की आवाज को बुलंद किया है। 4 मार्च को बब्बर सेना प्रमुख डाली दमाही की अंतिम यात्रा में शामिल जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि अच्छे व्यक्तित्व के धनी डाली मम्मा हमारे बीच नहीं रहे। सरल सहज व्यक्तित्व के धनी डाली दमाही जब भी किसी से मिलते थे तो बड़े ही आत्मीयता से मिलते थे। मेरे उनसे अच्छे संबंध रहे हैं। जिस तरह से उनकी हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है वह दुखद है। कांग्रेस परिवार की ओर से मांग करते हैं कि जितने भी चेहरे उनकी हत्या में शामिल हैं, पुलिस प्रशासन उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करे। आज एक बहुत अच्छा व्यक्ति तो हमारे बीच में नहीं रहा। डाली दमाही जी, जिसे हम डाली मम्मा के नाम से जानते थे, काफ़ी सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी थे। वो जब भी मिलते थे बड़ी आत्मीयता से मिलते थे और काफ़ी अच्छे संबंध मेरे डाली मम्मा के साथ में रहे हैं। और जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, काफ़ी दुखद है ये। और मैं पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से ये मांग करता हूँ कि जो भी इस हत्या के पीछे जितने भी चेहरे हैं उन सब की गिरफ्तारी शीघ्र हो और पुलिस प्रशासन निष्पक्षता से जांच करे, किसी को भी ना छोड़ा जाए। जितने भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, सारे लोगों की गिरफ्तारी शीघ्र हो और सारे लोगों को सजा मिले, ऐसी मैं मांग जिला प्रशासन से करता हूं। दिवंगत डाली दमाही की अंतिम यात्रा में शामिल श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला अध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने कहा कि देवी भक्त, समाजसेवी, महाकाल के भक्त डाली दमाही एक निस्वार्थ व्यक्ति थे, जिनकी हत्या एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुई है, जिसमें पुलिस जो कार्यवाही कर रही है वह किसी न किसी आरोपी को बचाने की कार्यवाही कर रही है। इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही ही डाली दमाही को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, डाली दमाही जी एक बहुत ही निस्वार्थ व्यक्ति थे, समाज सेवी थे, देवी भक्त थे, महाकाल के भक्त थे। उनकी जो मौत हुई है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुई है।
और इसमें भी पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो किसी न किसी एक आरोपी को बचाने की कार्रवाई कर रही है, और मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि डाली दमाहे को होगी। जिन लोगों के इस हत्याकांड में हाथ है और जितने अन्य आरोपी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी अतिशीघ्र होना चाहिए, वरना हमारा श्रमजीवी पत्रकार संघ भी धरना करेगा, आंदोलन करेगा। दिवंगत डाली दमाहे की अंतिम यात्रा में शामिल भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेले ने कहा कि डाली दमाहे चले नहीं गए बल्कि उनकी हत्या की गई है। हमारी सरकार और प्रशासन मिलकर इस घटना की पूरी जांच करके जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन कुछ लोग इस घटना को लेकर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, वह गलत है। डाली दमाहे के साथ न्याय होगा, आरोपियों को जेल की रोटी खानी पड़ेगी। और चले नहीं गए क्योंकि उनकी हत्या की गई है। यह घटना बेहद निंदनीय है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बालाघाट जिले का प्रशासन मिलकर के इस घटना की पूरी बारीकी से जांच करके और इस पे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जो भी आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग इस घटना को लेकर के जो राजनीतिक अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं, शायद यह गलत है। डाली दमाहे जी के साथ न्याय होगा और उनके आरोपियों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। जहाँ तक इसमें मेरी जानकारी है, मृतक के जो बयान थे उस बयान में चूंकि ललित पारधी का नाम अभी नहीं था, लेकिन चूंकि उस घटना के दौरान ललित पारधी अपने डाली दमाहे जी के साथ जो लोग थे उन लोगों में से कुछ ने ललित पारधी का नाम लिया है। चूंकि यह पूरा जांच का विषय है और जो भी जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई सबके खिलाफ होगी। पूर्व विधायक मधु भगत ने कहा कि दिवंगत डाली दमाहे बब्बर सेना के अध्यक्ष नेता और माइके लाल थे जिनकी हत्या की गई है। जिनकी हत्या में शामिल कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ बाहर हैं। पुलिस प्रशासन शेष आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करे और डाली दमाहे को न्याय मिले। जो घटना घटित हुई है डाली दमाही से बब्बर सेना के अध्यक्ष और नेता और एक माइके लाल जिनकी हत्या की गई है, हत्या के दोषी जो भी कुछ गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ बाहर हैं। पुलिस छानबीन करे और बचे हुए जितने भी अपराधी हैं जो नाम सामने आ रहे हैं उनको गिरफ्तार करे और उस माइके लाल को न्याय मिले। बालाघाट की फिजा सुंदर बनी रहे ताकि हमारे बालाघाट की जनता का एक विश्वास इस शासन और प्रशासन पर बना रहे। समाजसेवी राजा लिल्हारे ने कहा कि यह दुखद घटना है। जो बयान में नाम आ रहे हैं उन सभी आरोपियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। अगर 2 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो उनके समर्थक आक्रोशित हैं, उग्र आंदोलन होगा और बड़ी घटना घटेगी। भैया बहुत ही दुखद घटना है और मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ी सीधी सी बात है कि आईपीसी की धारा के तहत जिन्होंने भी इस हत्या को अंजाम दिया है उनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए 302 की। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, एक नाम भैया ने अपने बयान में कहा था और दूसरा नाम जो उनके साथ जो व्यक्ति थे जिन्हें भी चोट लगी है उन्होंने जो अपने बयान में कहा है, इन दोनों पे और जितने भी लोग इसमें शामिल थे उनमें कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा सीधा सा प्रशासन से ये कहना है कि अगर 2 दिन है उनके पास, आज 4 तारीख है, 5 और 6 में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और जनता बहुत आक्रोशित है, उनके डाली भैया के बहुत से समर्थक थे, हम लोग हैं, सारे लोग हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन होगा, बहुत बड़ी घटनाएं घटेगी। इसलिए मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए और उन्हें उनकी गिरफ्तारी की जाए। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाहे के निधन पर प्रदेश की शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि शिवराज सरकार में गुंडा राज चल रहा है। जहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या कर दी जाती है तो आम आदमी की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। टीआई को हटाना चाहिए, कलेक्टर को यहाँ से हटाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी कलेक्टर की है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पे कि लोग घर में भी सुरक्षित नहीं है? जिला पंचायत सदस्य सुरक्षित नहीं घर में। डाली दमाहे को कितने लोग जानते थे? हजारों लोग आज उनकी शव यात्रा में आए हैं और उस आदमी को भी सुरक्षा नहीं दे सक रहे आप। तो ये शिवराज सिंह सरकार जो निकम्मी सरकार है, ये पूरा फेलोर सरकार है और ये पूरा इसके सरकार के रहते पूरा कानून व्यवस्था नामी कोई चीज़ नहीं बची है। पूरा गुंडा राज कायम हो गया है। भाई ये जो बैल को ले जाते हैं, भैंस को ले जाते हैं, गाय को ले जाते हैं कटनी में, और ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग इसमें शामिल होते हैं और वो ये बाज़ार में पैसा भी देते हैं ब्याज पे खरीदी करने के लिए। फिर वो खरीदवाते हैं, फिर उनको बोलते हैं हम तुम्हारा पास भी करा देंगे, थाने पास करा देंगे, पार करा देंगे, भेज देंगे हम बाहर।
उसका भी पैसा लेते हैं। एक केस हुआ था और ललित पारदी उनका सबका संरक्षक है। अभी एक केस हुआ था 2008 में भी वाराणसी में। ये अब जो हत्या थाने के क्षेत्र में है गांव गर्दा किसान को पकड़ लिया। वो गांव में अपने गांव ला रहा था बैल खरीद के। उसको बोल दिया तुम कटनी में ले जा रहा हूँ। भाई कटनी में ले जा रहा हूँ, मैं अपने घर ले जा रहा हूँ, खेती के ले जा रहा हूँ। तो बैल छीन छान करके उनसे उसको भगा दिया। डाली दमाया उसमें गया था उस वक्त भी, तो उसको धमकाया डरा, लेकिन वो डरा नहीं। और पुलिस ने फिर वो जो है बैल को जो है छीन लिया किसान से, और छीन के दोनों ने पैसा बांट लिया ललित पारदी के साथ में, और पैसा बांट के खा गए कि यार वो कटनी में बेच दिया किसान से छीन के। तो ये लगातार ऐसी बात है और इसी के ऊपर से लड़ाई है। शिवराज सिंह बोल रहे हैं गौ माता को बचा रहे हैं, भाजपा बोलती गौ माता को बचा। गौ माता को क्या बचा रहे हैं? गौ माता को सबसे ज़्यादा हत्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मार रहे हैं, सबसे ज़्यादा कटनी में भेज रहे हैं, सबसे ज़्यादा गाय का गोश्त जो है सबसे ज़्यादा फॉरेन सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? ये इस पूरी मामले की जो है उच्च से जांच होना चाहिए और हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ललित पारदी और जो भी इसमें अन्य लोग शामिल है उनको जेल में डालना चाहिए तुरंत। आगे क्या रणनीति है? ये भाई साहब दो शब्द बोलना। रणनीति तो देखो, रणनीति क्या है हमारा? रणनीति अभी जो है, अभी वो लोधी समाज के लोगों ने कॉल किया है अभी कि 7 तारीख को बालाघाट को बंद करेंगे। वो लोगों ने कॉल किया है, हम लोग सब उसमें सहयोग करेंगे। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 4 मार्च को महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित आश्रय गृह, बाल गृह एवं बालिका गृह का आकस्मिक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यकारी अधिकारी मनीषा लुम्बा एवं सहायक संचालक वंदना धूमकेती उपस्थित थीं। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा सबसे पहले प्रबुद्ध विनायती कल्याणकारी संस्था द्वारा मोतीनगर में जैन अस्पताल के पास संचालित रमाई खुला आश्रय गृह पहुंचे। इस आश्रय गृह में 6 से 18 वर्ष की आयु के कामकाजी माता पिता के बच्चे, बुरी प्रवृत्ति में लिप्त पाए गए बच्चों को रखा जाता है। निरीक्षण के दौरान आश्रय गृह में मात्र 8 बच्चे उपस्थित पाए गए, जिसमें से 3 बच्चे नए होना बताए गए। इस आश्रय गृह में 30 बच्चे दर्ज होना बताया गया। आश्रय गृह के स्टाफ द्वारा बच्चों के बारे में जो जानकारी दी गई वह बच्चों से पूछे जाने पर संतोषजनक नहीं निकली। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने इस स्थिति पर नाराजगी जाहिर की और वहां की व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। आश्रय गृह के अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2021-22 में 2 किश्तों में 4 लाख रुपये एवं 8 लाख रुपये प्राप्त होना बताया गया। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने आश्रय गृह में मौजूद बच्चों से उनके माता पिता क्या करते हैं, वे आश्रय गृह में क्यों रहने आए हैं, उन्हें भोजन में क्या मिलता है और उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने आश्रय गृह में पाई गई गड़बड़ियों को देखते हुए आश्रय गृह का संचालन करने वाली संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए कि क्यों न उनका अनुबंध निरस्त किया जाए। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा भटेरा चौकी रोड पर संचालित स्नेह छाया बाल गृह का निरीक्षण करने पहुंचे। इस बाल गृह में 6 से 18 आयु वर्ग के अनाथ एवं निराश्रित बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता जेल में हैं या विक्षिप्त हैं, उन्हें संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए रखा जाता है। स्नेह छाया बाल गृह में 15 बच्चे दर्ज हैं। मौके पर 7 बच्चे पाए गए, शेष बच्चे स्कूल गए थे। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने बालगृह में मौजूद बच्चों से उन्हें दिए जा रहे भोजन एवं पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बालगृह के संचालकों को निर्देशित किया कि बालगृह में प्राथमिक उपचार के लिए जरूरी दवाएं उपलब्ध रखें और माह में कम से कम एक बार सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराएं और अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए नियमों के अनुसार प्रयास करें। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने भटेरा नाके के पास प्रबुद्ध विनायती कल्याणकारी संस्था द्वारा संचालित सावित्री ज्योति बालिका गृह का भी निरीक्षण किया। इस दौरान बताया गया कि बालिका गृह में 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग की अनाथ एवं निराश्रित बालिकाएं जिनके माता पिता जेल में हैं या विक्षिप्त हैं या पॉक्सो का प्रकरण चल रहा है और उन्हें देखरेख व संरक्षण की जरूरत है, ऐसी बालिकाओं को रखा जाता है। वर्तमान में इस बालिका गृह में 25 बालिकाएं दर्ज हैं। इसमें छिंदवाड़ा जिले की बालिका भी शामिल है। सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले में बालिका गृह नहीं होने के कारण वहां की बालिकाओं को बालाघाट के बालिका गृह में भेजा जाता है। बालिका गृह में दर्ज बालिकाओं को शिक्षा दिलाने के साथ ही उन्हें रोजगार मूलक गतिविधियों से भी जोड़ा जाता है। बालिका गृह की 14 बालिकाओं को ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिलाया गया है। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने बालिका गृह में मौजूद स्टाफ एवं बालिकाओं से भोजन एवं शिक्षा के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बालिकाओं को सिलाई, कढ़ाई, पेपर बैग बनाने एवं अन्य गतिविधियों का प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए।